सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि एस बी आई जे का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम किस तरीके के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अर्थमेटिक और डी आई के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम निशान सोनी है एंड मैं एक्स LICD ADO आप बोल सकते हैं। DO तो नहीं बने थे बट ADO में आ गए थे। और अभी रिसेंटली मैं SBI में रिक्रूटेड हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, सो ये मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक है आपके लिए, और मतलब ठीक है, मैंने BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्लीट कर रखी है अपनी। मैं SBI JE से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे, जितने भी वीडियोस आ रहे थे, उन सबको मैं देख रहा था। मेरी कुछ स्टूडेंट से बात भी हुई, तो बात होने के बाद मुझे पता चला ये चीज़ कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जैसे मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ कि उनकी जो बात थी वो भी क्यों सही थी। यहाँ पे देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन उनमें से आपके नंबर सीरीज एंड वो आ जाते हैं, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं। अब आपके पास में 15 क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बची है जिसके अंदर उनको एक DI पुटअप करनी है, ठीक है, और उनको अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने हैं। तो 5 क्वेश्चन आप DI के मान लो, 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक, सॉरी 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हो गए। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ओवरव्यू है, मैंने जितनी बात करी है 5 और 6 तारीख के शिफ्ट में, वो मुझे ये चीज़ पता चली है कि यहाँ पे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो DI के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बिल्कुल लल्लू लेवल के क्वेश्चन नहीं है। मतलब बिल्कुल ही इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है, बीच में मॉडरेट में वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ कि एक्चुअल में उन तरीके की DI को जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हों। ठीक है, आपको वो DI मॉडरेट भी नहीं होगी, DI हार्ड नहीं होगी। ये DI और अर्थमेटिक के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना, जो बेसिक्स हैं, आपके सिर्फ वो काम आएंगे। तो आपको बेसिक्स को किस तरीके यूज़ करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को पिक करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हमारी किस तरीके से हो सकती है। अगर हमारा ऐसी ऐसी कोई हमारी DI आ जाती है या ऐसा कोई हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन आ जाता है, तो किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो भी हम साथ साथ में इस तरीके इसमें बात करेंगे। और चलो शुरू करते हैं वीडियो को। एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। आपका सपोर्ट पूरी तरीके से चाहिए, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा। एंड बिलीव मी कि मैं ऑर्गेनिक वे से, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस मुझे ये बिलीव है कि मुझे ये चीज़ करना, मुझे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। एंड विद योर ड्यू सपोर्ट आई कैन ग्रो। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़, शेयर द वीडियोज़, एंड अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज से हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को, बट ये बहुत 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 ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, सो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये देखो मैंने बेसिक से एक DI ली है। इसके अंदर बिल्कुल भी एकदम लप्पू सा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बहुत बहुत मतलब इजी सा क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते। अब इसके अंदर क्या है कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या एक्चुअल में DI है क्या। तो आपको पढ़ने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है। यहाँ पे इसने बोल रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो ईयर दे रखा है आपको 2019 से 2023 के बीच में आपको दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस फ्यूल का आपको दे रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस फ्यूल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल माइनस फ्यूल व्हीकल का आपको दे रखा है, और मैन्युफैक्चरिंग आपको ईयर बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, इन एवरी ईयर। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उसने जहाँ पे भी आपको DI के अंदर नोट दे दिया है तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मिस कर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी नोट दिया हो, कई बार क्या होता है कि नोट के अंदर चीज़ें ऐसी दी होती है, जैसे अभी इसके अंदर दिया हुआ है कि हर साल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो फ्यूल व्हीकल से ज़्यादा होते हैं। अब मैं इसका इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा कि ये कैसा क्यों बोल रहा है, अपना कहाँ पे इसका यूज़ आने वाला है। अगर आप इस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, इसको इग्नोर कर दोगे ना जल्दबाजी में, जैसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं फटाफट 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 कि यार ये जल्दी से हो जाए, बट ऐसी चीज़ें पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये देखो किस तरीके से हेल्प करता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल उसने बोला है कि हर बार फ्यूल व्हीकल से ज़्यादा है। अब देखो इसमें सिंपल सा बेसिक क्या लगेगा, मैं इसका बेसिक बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होंगे यार, इसको देख के कंफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल दे रखा है, इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल दे रखा है, आप क्या करें। सिंपल सा है, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, देखो ई प्लस एफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल को हम क्या लिख लेते हैं, ई माइनस एफ। अब आपको सिंपल और सिंपल लगेगा, इसमें क्या है, और यहाँ पे अपनों को दे रखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन फ्यूल व्हीकल। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला फायदा तो क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल और इलेक्ट्रिक ग्रेटर देन फ्यूल दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूज जो है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएंगी। ओके, अब देखो सिंपल सी इक्वेशन बन रही है अपने पास में कि अगर अपन ई प्लस एफ और ई माइनस एफ को एक साथ में रखते हैं, ठीक है, अगर मैं इनका सम करता हूं तो सम करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं इसको पूरे को ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास में 2e बचेगा। अगर मैं दोनों की दोनों चीजों को, अगर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करता हूं, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इक्वेशन बना के बता देता हूं आपको। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल अपनों को दे रखा है यहाँ पे 1720, ठीक है, और यहाँ पे अपनों को इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल जो दे रखा है वो 1080 दे रखा है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, एक नई स्लाइड आप लोगों के लिए और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ जी, तो नई स्लाइड ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इस नई स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या बोल रहा है ये। तो यहाँ पे ई प्लस एफ इसने दे रखा है अपनों को, एक कोई भी वैल्यू मान लो, ठीक है, मैं वैल्यू मान लो लेके चल जाता हूँ 1720, ठीक है, मेरे पास में ई प्लस एफ की वैल्यू जो है वो 1720 दे रखी है। ई माइनस एफ की वैल्यू मैं भी एक मान के चल लेता हूँ कि 1080 है मेरे पास में। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जब आप ई प्लस एफ और ई माइनस एफ को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 2e बचेगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो अपने आपके पास में कितना बचेगा, 2800, 2800 आपके पास में आ गया। तो सिंपल सी ई की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1400 आपके पास में ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, अभी तो मैंने पहले ऑपरेशन में मैंने क्या किया था, पहले ऑपरेशन मैंने इसको ऐड किया था, अब सेकंड ऑपरेशन में मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ई प्लस एफ माइनस ई प्लस एफ, देखो ई प्लस एफ माइनस में अगर करता हूं तो मैं ई माइनस एफ बनेगा ये मेरा। अब मैं इसको ई प्लस एफ माइनस ई प्लस एफ, ये ब्रैकेट खुलते ही ये हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो कि ई से कैंसिल हो गया, एफ एफ बचा अपने पास में, तो 2f की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, मैंने माइनस ऑपरेशन लगाया तो 1720 माइनस 1080 करूंगा मैं। ओके, अब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, देखो 1100 और 640, ठीक है, सॉरी 640 बचा मेरे पास में। तो यहां से मेरे पास में f की वैल्यू जो आई है वो 320 आ गई। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरे इतना बड़ी राम कहानी पूरी सारी बताई है आपको, बट आप एग्जाम में फटाफट से क्या देख सकते हो कि यार मुझे इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल दे रखा है, इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल दे रखा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा ना तो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रिक की वैल्यू आ जाएगी। बट ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार हम 2 को जल्दबाजी में स्किप कर देते हैं और डिवाइड करना भूल जाते हैं 2 से, तो वो गलती मत करना। तो ई की वैल्यू जो आई 1400 आई। वैसे तो आप एक और भी काम कर सकते हो, अगर बेसिकली आपके पास में ई की वैल्यू 1400 आ भी चुकी है तो आप यहाँ पे फ्यूल की वैल्यू वैसे ही निकाल सकते हो कि अगर 1400 आ गई तो यार फ्यूल की वैल्यू 320 आएगी। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप वैसे नहीं सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो फटाफट से इसको कैसे सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल, इलेक्ट्रिक माइनस फ्यूल, फ्यूल फ्यूल की वैल्यू काट देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1800, 400, 2200। ठीक है, ये दोनों को ऐड करा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100, और फ्यूल की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1100 और ये आ जाएगी 700। ठीक है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूल करेंगे तो 1800 आएगा ना, तो इलेक्ट्रिक 1100 आ गया तो फ्यूल अपने पास में 700 आ जाएगा। अब देखो वापस से मैं कर रहा हूँ, ये इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 9 3 12, 2200 और 2360। 2360 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2360 का हाफ करेंगे तो 1250 और 1280। ठीक है, तो 1280 हमारे पास में ई की वैल्यू आ गई, और एफ की वैल्यू जब देखेंगे अपने पास में तो कितनी आ जाएगी 700। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1470 और 530, तो 549, 1900, 2000, तो यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी 1000 और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 470। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप ऐड कर दो 2100, 2100 जब ऐड करोगे तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1050 जो है वो ई की वैल्यू आ जाएगी, और बाकी की आपकी जो 1000 बची
वो आपकी फ्यूल की वैल्यू हो जाएगी। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है। 2200, 2360, 2360 और 1200, एक सेकेंड, 2360 है ना, 1150 और 1180 आएगा यहाँ पे, सॉरी मेरे को लग भी रहा था थोड़ा सा गलत ना हो जाए, ठीक है ना, 1180 और यहाँ पे 800 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब ओके है, यहाँ पे सही है अपना 18,2200, 1100, ओके डन है, ठीक है। सो सही है ना यार, पता नहीं अभी भी क्यों ऐसा लग रहा है सही नहीं है। 2200, 1800, 2360, 1200, हाँ ठीक है, ओके डन है। तो ये हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई कि हमारे पास में हर टेबल के अंदर 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में सारी वैल्यूज़ जो भी थी हमारे पास में ई और एफ की यहाँ पे निकल के आ गई। तो ये हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इसको फटाफट से। ओके, इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको पूरा यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड वैसे तो इसको यहीं पे लिख ले तो ज़्यादा बेटर है ना यार, ऐसे भी ना मतलब टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं इसको। ई की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई है, ई की वैल्यू यहाँ पे हमें लिख लेते हैं कि ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1400 आई थी हमारी, यहाँ पे ई की वैल्यू आई थी, और यहाँ पे हमारी एफ की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, 320 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में सारी ई की वैल्यूज़ भी आ गई, एफ की वैल्यूज़ भी आ गई। ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। अब इसने क्या देखो, सबसे पहले इस डीए का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, थर्ड क्वेश्चन इसका ये, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन देख रहा हूँ कि यार ये तो बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर दो। अभी हमारे पास में बहुत टाइम है, हम आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको एग्जाम जो ओरिएंटेड अप्रोच है वो भी बताना चाहता हूँ साथ साथ में। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2023। तो आप एक काम कर लो, या तो आप इसकी एक बार फोटोग्राफ ले लो, मैं भी एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ ताकि अपनों को प्रॉब्लम नहीं आए, या फिर अपन हाँ ठीक है, फोटोग्राफी बेटर रहेगी, नहीं तो हर बार अपनों को चार्ट लेना पड़ेगा वो, ठीक है। सो आप ले लो इसकी फ़ोटोग्राफ ले लो यार एक बार, ठीक है, मैं भी ले लेता हूँ। वैल्यूज़ अपने पास में आ जाएंगी तो हम इजीली इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2023। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2019 में जितनी मैन्युफैक्चर हुई थी वो कितनी परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उससे ज़्यादा है जो 2023 में हुई थी। तो 2023 में आप देखोगे तो 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, 2023 में हुए हैं 1050, और 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने मैन्युफैक्चर हुए हैं, 1400, सॉरी 1050 ही है ना, हाँ 1400 यहाँ पे हुए हैं, ठीक है 1400। तो अभी पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये कितना आ गया 350। तो 350% किससे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2023, तो 1050 इंटू 100 आप कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 3 टाइम चला गया तो 1/3 आ गया, इसका मतलब 33.33%। ठीक है, ये फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए कि किस किस का फ्रैक्शन है, तो हमारे पास में आंसर आ गया कि 33.33% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्यूल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ईयर 2019 टू 2023 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ईयर 2019 टू 22। ठीक है, अब इसने फ्यूल व्हीकल्स का पूछा है कि 2019 से 23 में जितने हुए हैं वो कितना परसेंट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुआ है 2019 से 22 में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि हाँ एग्जाम में अगर बैठे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो 2019 से लेके 23 तक के फ्यूल व्हीकल्स को अपन देखते हैं एक बार। तो देखो 19 में थे अपने पास में 320, फिर अपने पास 700 थे तो 1020 हो गया, 1020, और अपने पास में 1820 और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 2290 और
3290 जो है मेरे पास में 19 से लेकर के 23 तक के, ये जो मेरे पास में फ्यूल वाले व्हीकल्स हैं वो आ गए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर मैं 19 से लेकर 22 तक में देखूं तो मेरे पास में कितने आ जाएंगे, 1400 और 1100। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2400, 2500, 2500 और फिर आ जाएगा 2600, 2500 और ठीक है 2500, 3500, 3500, 3680, 3680 और 1000 कितना हो जाएगा, 4680। ठीक है, तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे आ गए जो मेरे पास में टोटल है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये देखना है कि कितना परसेंट है ये 3290 जो है 4680 का कितना परसेंट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि LIC का जो WO का एग्ज़ाम था उसमें मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल जैसे रीजनिंग जो थी वो बहुत ही ईजी आई हुई थी। ठीक है, और इंग्लिश भी बहुत, इंग्लिश का तो वैसे कोई ऐसा था भी नहीं, मतलब क्वालिफाइंग ही था। और मैथ्स जो थी जब मैंने देखा तो उसको मेरे को ऐसे लगा था मैं आराम से इजीली अटैम्प्ट कर लूँगा सारे के सारे क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन थे आई थिंक, 40 के 40 में अटैम्प्ट कर लूँगा। बट इसी तरीके की कैलकुलेशन की वजह से जो DI थी, जो अर्थमेटिक थे, वो क्वेश्चन अटक रहे थे प्रीलिम्स के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ मेंस का तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रीलिम्स के अंदर इसी तरीके की कैलकुलेशन। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिए कि आपकी कैलकुलेशन में इस तरीके के नंबर्स आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसने दे दिया है तो आपको कोई भी ऐसा वो नहीं मिल रहा है फिगर जो एक्यूरेट हो, तो आपको इसको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करो, 329/468 अगर आपके पास में आ रहा है तो अब आप किससे कट सकता है ये, 3 से नहीं जा सकता, 2 से, 5 से, 13, 20, 468, 329, 7, 42 और 42, 48 नहीं जा रहा। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे डायरेक्टली अपन, ठीक है, सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 468 को अपन क्या करते हैं कि 32900 अपने पास में और 468 यहाँ पे मेरे पास में आया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली मैं ये देखता हूँ कि 5, 6, 6 4 24, 7, 8, 8 चौके 32। ठीक है, एक सेकेंड मैं PC चार्ज में लगा लूँ यार। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 8 4 से 32 से अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास में 8 चौके 32, 3200 और उसके बाद में मेरे पास में 90 तो नहीं पहुँच पाएगा 8 से, तो मैं 7 के अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 7 4 जा 2800, 7 6 जा 320 और 7 8 जा 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3100 और यहाँ पे आ जाएगा 3176। ठीक है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो मैंने इसको क्या किया कि 7 की टर्म्स में कोई अगर आंसर, अब 7 की टर्म्स में 3 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो 3176 लेके अपन करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास में अब बच गया 24 और 90 देख लेते हैं, 9 2 11, 114, 1040, 1140 मेरे पास में आता है। अभी 2 टाइम्स में ही जाएगा, तो बेसिकली 2 टाइम्स में ही जाएगा ना, ये 8, 3 में तो नहीं जा रहा, 2 टाइम्स से जाएगा। कुछ गलती कर देगा अपन ने, कुछ गलती करती है क्या भैया। 1400, 320, ठीक है, यहाँ पे तो सही लिया ना, 1400, 2400, 2500, 2500 और 3500, 3500, 3680, 3680, 4680, ये तो सही है। 7 3 10, 1800, 8 4 11, सॉरी 8 4 12, 12 2290। अच्छा, अपन ने पूरा का पूरा ले लिया, जबकि मेरे को ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है। 1100, 1400, 2400, 2400 और 2500, 2500, 3500, 3500, 3680, 4680, सही लिया है, दिक्कत कहाँ आ रही है। 8 4 12, 1200, 2270, 2290 और 2290 और 700। कुछ दिक्कत आ रही है क्या। 1000 यहाँ पे हो गया, 1800, 18, 2200, 2290, 2290 और 3290। दिक्कत कहाँ रही भाई। इस वॉट परसेंट मैंने 2022, तो 3290 अपॉन में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपन ने यही लिए हैं
3290.4680, यहाँ पे 468 का अपन देख रहे हैं और 329 का देख रहे हैं, तो 7 4 28, 7 6 ओ सॉरी, ये मेरे को लग रहा था, तो ये 3200 और ठीक है, सॉरी 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 3200 और यहाँ पे 76 आ गया, ठीक है, ओके 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 80 और यहाँ पे 14 बचेगा, तो ये 140 से ही अपनों को देखना पड़ेगा, जो कि होगा नहीं, तो 70% यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। देखो गलती यहाँ पे एक्चुअल में कर दी थी, कई बार जल्दबाजी में हो जाती है, ठीक है। तो ये 3290 को जब अपन देख रहे थे तो ये 468 से 7 टाइम्स तो वैसे चला गया था, ठीक है। अब उसके बाद में अपने पास में क्या बच रहा था, 7 टाइम्स में जाने के बाद में 3276 आ रहा था अपने पास में, और वैल्यू थी 3290। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो 14 बचेगा, 14 से ज़्यादा नहीं है तो अपन जीरो वैसे लेना पड़ेगा, तो 140 अपने पास में आया, और 140 आने के बाद में पॉइंट और लगाएंगे तो 1400 हो जाएगा, और 468 से फिर ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 70% वाला जो अपना आंसर था, अब ये बिल्कुल कैलकुलेटिव था। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या दिमाग लगाना था, अगर ये एग्जाम के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता तो हमें क्या दिमाग लगाना था सबसे पहले, कि यार अगर इस तरीके के फिगर्स दे रखे हैं ना, जैसे मैं आपको आरसी में बोलता हूँ कि सबसे पहले आप पैराग्राफ पे जंप मत करो, आप क्वेश्चंस को रीड आउट करो, वैसे ही यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि आप पहले ऑप्शंस को देख लो। अब इतने गंदे अगर ऑप्शंस हैं तो आप इसको क्वेश्चन को स्किप ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये भी जो हुआ है ना, ये आपके सामने है, आपका पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा, आपको ये लगेगा कि यार मैंने क्वेश्चन तो पिक कर लिया, मेरा आधा टाइम तो वैसे भी चला गया, आप फटाफट से इसको कर ही देते हैं ना, एक नंबर चला जाएगा, बट आपके बहुत टाइम खा जाएगा। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के बाद में ये देख लिया अपन ने, ठीक है। अब आप ध्यान रखोगे इस चीज़ का एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो भाई साहब ऑप्शंस पहले देख लेना कि अगर सही ढंग से आ रहे हैं नहीं आ रहे, जैसे इसके अंदर था, इसके अंदर 33.33%, 25%, 20% ईजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट यहाँ पे देखते फिगर को देखते पता चल गया कि यार नहीं है, डिफिकल्ट आ रहा है। How many years numbers how many in how many years number of electric vehicles manufactured is less than the uh, in how many years number of electric vehicles manufactured is less than the average number of electric vehicle manufactured in all 5 years, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल 5 years की अगर अपन बात करें, वो भी एवरेज की, ठीक है, तो हमारे पास में देखो 1400, 2400, 2500, 2500 ये फिगर है अपने पास में, 1400 है, 1100 है, 1180 है, ठीक है, और अपने पास में 1000 है, और अपने पास में 1050 है। तो यहाँ पे देखो तो कितना आ जाएगा, 1500, 2500, 2500, 3500, 3680, 4680, 4680 और 56, 4680 और 56, 80 एंड 50, ये 5730 अपने पास में टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा। अब इसकी एवरेज निकालोगे तो आप डिवाइड बाय 5 कर दो, और डिवाइड बाय 5 करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको, इसको क्या कर सकते हो। जब भी आपके पास में डिवाइड बाय 5 आए ना, तो आप इसको 10 ये कर सकते हो, क्योंकि 5 क्या होता है, 10 डिवाइड बाय 2 होता है। तो आपकी अगर आपको कहीं पे जीरो दिख रहा हो ऊपर, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, अभी डायरेक्टली कट गया, और 1000 और 7 दूनी 2 करोगे तो 140 और 6, 146, 146 का मतलब हो गया 1146, तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई 1146। अब आप ये चीज़ देख लो, ये क्या पूछ रहा है कि लेस देन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे कम है, ठीक है। तो 3 के अंदर जो है वो आपको दिख रहा है, सॉरी 3 के अंदर जो है वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कम है, ठीक है। सो ये हमारी नेक्स्ट चीज़, ठीक है। अब इस ये दो क्वेश्चन जो फर्स्ट और लास्ट बचे हैं, इनको देखते हैं, जो कि लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें स्किप कर देना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है अपन देखते हैं। ऑप्शंस मैंने देख लिए फटाफट, 20, 24, 12, 26, ठीक है। इसमें रेशो का दे रखा, जो रेशो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूँ, हो भी सकता है ईजी हो, बट हो भी सकता है ये फंसा दे मेरे को कहीं पे, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरे से ये पूछ क्या रहा है कि देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड व्हीकल, ठीक है, ईजी ही लग रहा है मेरे को ये, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है और वैल्यू भी छोटी आ रही है। 2024 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूल व्हीकल्स विल इंक्रीज बाय विद रिस्पेक्ट टू द 2023, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड व्हीकल इन 2024, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2023 में देख लेता हूँ, उसका 20% बढ़ा दूंगा। फ्यूल व्हीकल में 2023 में देख लेता हूँ, उसका 25% बढ़ा दूंगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं 2023 में देखूँ तो मेरे पास में कितने हैं, 1050 है, और फ्यूल व्हीकल अगर मैं 2023 में देखूँ तो मेरे पास में कितने हैं, 1000 है।
अब यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 105 और 210 बढ़ा दूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास में 1260 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इसको 25% से बढ़ाऊंगा तो मेरे पास में 1250 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूल व्हीकल्स का आ गया। अब वो मेरे से डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितना आएगा, 10 का आएगा। ऑप्शन में कैसे नहीं आ रहा। इट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फ्यूल व्हीकल्स 20% एंड 25%, देन सही आ रहा है वैसे तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 1050 थे, अपन ने 20% बढ़ा दिया, 105 और 210 हो गया। 210 का मतलब हो गया ठीक है 1260, ओके 210 का 1260, और यहाँ पे जब 25% बढ़ाया तो ये 1250 हो गया, ठीक है। तो दिक्कत क्या है फिर, कुछ गलत वैल्यूज ले रखी है भाई, नन ऑफ दीज भी हो सकता है आंसर, ठीक है। नन ऑफ दीज देखा नहीं, 10 ही आ रहा है, नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, ओके। अगर हो कुछ गलती तो बता देना कमेंट्स में यार, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर अगर लाइव क्लासेस करनी तो उसके लिए भी बोल देना, अपन लाइव क्लासेस कर लेंगे, ताकि आप मतलब ऑन द स्पॉट वहाँ पे बता सको कि यहाँ पे कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में पूछना जिसमें अपन को थोड़ा डाउट लग रहा था, वो तो सिर्फ लेंथ में था, बाकी वो इजी क्वेश्चन था। इफ 10% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड 20% मैन्युफैक्चर्ड इन 2022 are discarded due to the fault in engine, then find the ratio of the total number of vehicles who are not discarded in the 2022 and total number of vehicles manufactured in the year 2023। मजा आ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल, 20% फ्यूल व्हीकल्स में जो मैन्युफैक्चर हुए थे 2022 में, वो डिस्कार्ड हो गए ड्यू टू फॉल्ट इन इंजन। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन का डेमो देना चाहता हूँ कि अगर डिस्कार्डेड इन फॉल्ट इंजन, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर्ड की जगह यहाँ पे ऐसा होता कि मैन्युफैक्चर्ड की जगह यहाँ पे मैं ऐसा बोल देता कि क्या बोल सकते हैं उसको यार, डिफेक्टिव और सही व्हीकल्स को क्या बोल सकते हैं, नॉन डिफेक्टिव बोल देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता कि नॉन डिफेक्टिव व्हीकल्स या फिर प्रॉपर व्हीकल्स, ठीक है। प्रॉपर नॉन डिफेक्टिव व्हीकल्स यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर 2019 से 23। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको दे देता तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने बोल दिया कि जैसे मैं मैन्युफैक्चर को हटा के और नॉन डिफेक्टिव अगर कर रहा हूँ तो ये बोलता कि 10% 20%, चलो मैं उसको समझाता हूँ आपको, एक बार पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ 10% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन मैन्युफैक्चर डिस्कार्डेड ड्यू टू, यहाँ पे अपनों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर का अपन को ऑलरेडी डेटा जो है वो दे रखा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे डायरेक्टली कि 10% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, 2022 का डेटा देख लो। 2022 में क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने पास में कितने हैं, 1000 है। फ्यूल व्हीकल अपने पास में कितने हैं, 470 है, ठीक है। तो अब अपनों क्या करना है कि 2022 का अपने डेटा देख लिया, इसमें से 10% निकाल दो, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने पास में सही कितने बच गए, 900। फ्यूल में देख लो कि अपनों कितना निकालना है, 20% निकालना है, 20% यहाँ से निकाल दो, 47 का कर दो, 714 8 94 यहाँ से निकाल दो, तो 370 और 376 जो है आपके पास में ये फ्यूल वाले व्हीकल्स आ जाएंगे, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स व्हिच आर नॉट डिस्कार्डेड इन 2022, नॉट डिस्कार्डेड एंड टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2023, ठीक है। तो नॉट डिस्कार्डेड में 9 3 12 1276 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड 2023 में कितने हैं, 2050, ये लो जी। तो अब ये किससे जा सकता है, ये देखो 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई, अगर मैं काटता भी हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे है नहीं, तो ये मैं डायरेक्टली 2 से काट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन भी 6 वाले दिख रहे हैं, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 638 का ऑप्शन आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला था। अब मैं इसके अंदर आपको क्या जो अलग चीज बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड की जगह क्या होता, यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड नहीं होके यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता कि नॉन डिफेक्टिव, यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव होता कि, या फिर टोटल नॉन डिफेक्टिव भी नहीं, अपन ऐसा लेते हैं कि टोटल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड,
ठीक है। अब देखो टोटल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब क्या हुआ कि टोटल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड, ये मैं टीवीएम लिख रहा हूं इसको, यहां पे अपन क्या होगा कि डिफेक्टिव वाले भी आएंगे और अपने जो नॉन डिफेक्टिव है वो भी आएंगे। ठीक है। अब आपको यहां पे डेटा किस चीज का दे रखा है, आप इसको माइनस मत समझ लेना, नॉन डिफेक्टिव का। अब यहां पे जो अपनों को डेटा दे रखा है वो किस चीज का दे रखा है, अपनों को अगर मैं उस मैन्युफैक्चरर को हटा के सिर्फ नॉन डिफेक्टिव रखता हूं या फिर प्रॉपर वर्किंग व्हीकल रखता हूं, तो मेरे पास में उस चीज का यहाँ पे डेटा दे रखा है। तो अगर मैं उसको लेके चलूं तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। मैंने कई बार प्रीलिम्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा हुआ है जो पीओ लेवल में आता है, या फिर क्लरिकल लेवल में भी कई बार आ जाता है। ठीक है, इस एसएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टोटल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड का यहाँ पे आपको दे रखा है कि 10% और 20%, बट आपके पास में क्या है कि आपके पास में तो नॉन डिफेक्टिव का दे रखा है डेटा। तो अपन क्या करेंगे कि भाई 2022 में जब 1000 और ये थे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे पास में जो नॉन डिफेक्टिव वाले थे उनका डेटा था। ठीक है, अब इसने बोला है कि 10% और 20% फ्यूल व्हीकल्स डिस्कार्डेड, फॉल्टी का दे रखा है, मतलब डिफेक्टिव का दे रखा है। तो अगर मेरे पास में नॉन डिफेक्टिव का डेटा है, अगर मेरे पास में, ध्यान से सुनना, यहां पे मेरे पास में डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव था, बट मेरे पास में सिर्फ नॉन डिफेक्टिव का डेटा है, यहां पे मेरे पास में डिफेक्टिव का डेटा नहीं है, तो मैं टोटल व्हीकल्स का पता कैसे लगाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि टोटल व्हीकल्स कितने हैं, या मेरे पास में ये जो डिफेक्टिव वाली वैल्यू आ रही है ये कितनी है, क्योंकि इसने यही पूछा है ना कि वैसे तो इसने चलो नॉन डिस्कार्डेड पूछा है, बट इन द केस अगर ये, जैसे इसने नॉन नॉट डिस्कार्डेड पूछा है, नॉट डिफेक्टिव पूछा है, बट अगर डिफेक्टिव पूछ लेता, इन द केस अगर ये डिफेक्टिव पूछ लेता, फिर हम क्या करते हैं। तो यहां पे अगर इसने नॉन डिफेक्टिव का डेटा दे रखा है तो हम डिफेक्टिव का डेटा किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कि अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता हूं कि 1000 है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे को बोल रखा है कि 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 2022 में वो डिस्कार्ड कर दिए गए थे, इसका मतलब क्या है कि 90% ही सही बचे थे, क्योंकि 10% तो डिस्कार्ड कर दिए गए थे। अगर 90% की वैल्यू 1000 आ रही है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% के अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चलो कि 90% की अगर 1000 आ रही है ना, तो इसको 9 से डिवाइड भी करो तो 111 लमसम आएगा। ठीक है, तो 111 लमसम आपके पास में आएगा, तो 1111 या 1112 आप मान के चलो कि ये टोटल व्हीकल जो मैन्युफैक्चर 2022 में हुए थे वो है। ओके, तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई आपको जो डेटा दिया हुआ है और जो आपको डीआई में डेटा दिया हुआ, जो क्वेश्चन में डेटा है और जो डीआई में डेटा है वो अलग अलग बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैन्युफैक्चर दिया होता है और वहां पे भी मैन्युफैक्चर दिया हुआ था, क्योंकि मैंने उस तरीके के इतना कोई हार्ड लेवल का लिया नहीं, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे भी मेंस, ये मेंस लेवल का भी आप बोल सकते हो कि क्लरिकल में मेंस लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो भी हो सकता है। आगे मैं आपको ये चीज़ वापस से बता दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैन्युफैक्चर दे रखा था, डीआई में मैन्युफैक्चर दे रखा था, इसलिए हमने फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, सो ये एक डीआई बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी मैं आप लोगों को ले गया था एग्जाम ओरिएंटेड, और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता भी दी कि भाई किस तरीके से हम अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी एक्चुअल में, वो हमारी क्या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम में। कोई भी डीआई आई है तो किस तरीके की आई है, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। जबकि मैंने ये चीज़ देखी कि इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और लास्ट वाले क्वेश्चन में वो लेंथ में बहुत ज़्यादा लग रहे थे कि यार काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, पर जब हम सॉल्व करने लगे तो बहुत इजी क्वेश्चन लगे। बट ये वाला जो क्वेश्चन था वो लेंथ में बहुत छोटा था, बट ये इसने कैलकुलेशन में हम बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया है। तो ठीक है, तो ऑप्शंस को देख के भी आपको जज करना है। अगर आपका यहीं पे आपको ये पता चल जाता है कि यार ये इस तरीके की कैलकुलेशन आ रही है, उसको लीव कर दो, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके की कैलकुलेशन आपको फंसा सकती है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं, एक क्वेश्चन और बच गया शायद हमारा। द नंबर ऑफ द व्हीकल मैन्युफैक्चर सेकंड लोवेस्ट, तो सेकंड लोवेस्ट अपन देख लेते हैं। सेकंड लोवेस्ट मेरे पास में डेटा पड़ा है, तो 2019 में हुई थी 320। सेकंड लोवेस्ट तो यार ठीक है ना, 2020 में 700, 21 में 800। सेकंड सबसे लोवेस्ट किस में अपने पास में 2019 में है, और उसके बाद में फिर अपने पास में 2022 में है। ठीक है, तो सेकंड लोवेस्ट हमारे पास में 2022 में आ जाएगी। ओके, अब आते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अगर आपके पास में सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं
तो आप किस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आठ आठ क्वेश्चन है, जैसे सपोज आपका ये एग्जाम ही है और आपको इन 8 के 8 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे वो अपन देखते हैं एक बार। ओके, ठीक है। सो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, तो आप किस तरीके से करोगे। आपके सामने 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है पहले आप उसको चूज करिए। उसके बाद में आपको ये चीज़ देखना है कि डेटा किस में फटाफट से निकल सकता है, ठीक है। मेरे को ऐसा वो स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक वाला वो नहीं है, क्योंकि ठीक है मेरा भी हो जाता है फटाफट से, बट ये मेरा जो टाइम डिस्टेंस वाला है ये मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक दे रखा है, सबसे पहले मेरे को दे रखा है वोटिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस का दे रखा है, यहाँ पे मेरे को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे रखा है, ओके। यहाँ पे मेरे को दे रखा है क्वेश्चन वापस से एज एज रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे मेरे को इन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे मेरे को जो बोलते हैं अपन क्या, रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो दे रखे हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को वापस से प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है। यहाँ पे मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन पिक करूंगा मेरे हिसाब से, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ के भी पिक कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये भी बहुत ईजी लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा बहुत नॉर्मल सा दिया हुआ है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ट्रेनिंग स्पीड 20 मिनट, टेक 22 सेकंड्स। इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है कई बार, सो ध्यान में रखते हुए आप करना कि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर को किस तरीके से कर रहे हो। मिक्स मत करके कर देना, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड टेक्स 22 seconds to pass a bridge and it takes 10 seconds to pass a man who is running at 5 meters in the same direction. Find the length of the bridge. अब इसने लेंथ पूछी है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड लेती है 22 सेकंड्स टू पास अ ब्रिज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी जस्ट सपोज ये ब्रिज है, ठीक है। अब वो क्या करेगी कि इस ब्रिज को अगर वो ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर रही है, जस्ट सपोज ये मेरी ट्रेन है, ये यहाँ पे चल के यहाँ पे आ गई, तो इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे पहुंच गया। आप ओके, यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट पहुंच गया। अब क्या होगा जब ये फर्स्ट वाला पार्ट एक तो इस पूरे के पूरे ब्रिज को कवर करेगा। यहाँ पे जस्ट सपोज ये जो अपना गार्ड है, जो अपना लोकोमोटिव पायलट है, लोकोमोटिव पायलट यहाँ पे बैठा हुआ है और ये पूरा ट्रेवल करके पूरे के पूरे ब्रिज में इसने पूरा ब्रिज का लास्ट पार्ट देख लिया। अब क्या ये ट्रेन जो है वो क्रॉस कर चुकी है ब्रिज को? नहीं। जब तक ट्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे भी एक बंदा बैठा होता है ना जो ग्रीन कलर का फ्लैग लेके बैठा होता है जो सिग्नल देने के लिए, तो लोकोमोटिव ने तो देख लिया कि हाँ भाई जो ब्रिज था वो पास हो गया, बट ये जो पीछे वाला मैसेंजर बंदा बैठा था इसके अकॉर्डिंगली अभी भी जो ब्रिज है वो पास नहीं हुआ। जब तक ये लास्ट वाला बंदा ये तो आगे निकल जाएगा, बट ये लोकोमोटिव तो यहाँ पे पहुंच गया, बट ये जो सिग्नल देने वाला बंदा है जब ये इस ब्रिज को क्रॉस करेगा तब जाके ये पूरी की पूरी ट्रेन को जो है वो क्रॉस्ड मानी जाएगी ब्रिज से। तो एक्चुअल में यहाँ पे जब एक ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिज की जो लेंथ है वो तो आप कंसीडर करोगे ही करोगे, साथ में आपको जो ट्रेन की लेंथ है वो भी पूरी की पूरी कंसीडर करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो मतलब नहीं सही आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 20 मीटर पर सेकंड से अगर ट्रेन चल रही है 22 सेकंड में वो क्रॉस करती है, तो आप ये बोल सकते हो कि 440 मीटर जो टोटल था वो ब्रिज की लेंथ और साथ में जो ट्रेन की लेंथ थी वो थी। तो यहाँ पे आपको 440 मीटर इन दोनों की लेंथ दे दी गई है। अब एक और डेटा आपको सामने दे रखा है कि जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में एक मैन को पास कर जाती है जो कि सेम डायरेक्शन के अंदर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मैं एक चीज आपको पहले टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में सिंपल सी, ये तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया एक फैक्ट, कोई ज्यादा बड़े बड़े फैक्ट नहीं है, सिंपल से कंसेप्चुअल फैक्ट है। एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि जब भी टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तब उनकी जो स्पीड होती है वो एडअप हो जाती है, ठीक है। और जब भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से अगर दूर जा रहे हैं, ठीक है, तब भी उनकी स्पीड एडअप हो जाएगी, ओके। दोनों चीजें ध्यान रखना। अगर एक जो मतलब जैसे सपोज कि अगर 1% इधर जा रहा है 1% इधर जा रहा है तो उनकी स्पीड एडअप होगी। एक पर आमने सामने आ रहा है तो भी उनकी जो स्पीड होगी वो एडअप होगी। बट
अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे हैं तो उस केस में जो आपकी स्पीड होती है वो माइनस में चली जाती है। मतलब माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से कम वाली स्पीड को माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे इसने क्या बोला है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन हमारी मूव कर रही है और इसी के डायरेक्शन में एक जो पर्सन है वो भी मूव कर रहा है। ये ट्रेन तो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और जो पर्सन है ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी ना, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो 15 मीटर पर सेकेंड आएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, मैंने एक तरीके से, जैसे ये ट्रेन भी भाग रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, बंदा भी भाग रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, मैंने इनको इसको क्या करा, इस बंदे की स्पीड को जीरो कर दिया। ठीक है, इस बंदे की स्पीड को जीरो कर दिया तो बेसिकली रिजल्टिंग जो फैक्टर आएगा वो ये आएगा कि जो ट्रेन है वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी। ये रिलेटिव फैक्टर होता है। ये रिलेटिव आती है, मैं कभी इस टॉपिक को पूरा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चों के लिए कंफ्यूजन आता है कि यार कैसे क्या किया इन्होंने। तो सिंपल सा फैक्ट है, आपको कुछ नहीं करना। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे अगर 10 की स्पीड से आ रहा है और यहाँ पे अगर वो 20 की स्पीड से आ रहा है, तो आप एक ही बंदे को सारी की सारी स्पीड दे दो और वो बोलता है कि यार ये तो 20 सेकंड के अंदर कोलाइड कर जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको रोक दो, इसकी स्पीड जीरो कर दो और सारी की सारी स्पीड इसको दे दो, तो 30 इंटू 20 कर दो। ये क्वेश्चन को इजी बनाने का तरीका होता है। वैसे ऐसे मतलब इजी बना सकते हो आप, और कॉन्सेप्चुअली भी लॉजिकली भी ये चीज सही है। तो 3 6 600 में ये जो है 600 मीटर में ये बैठ जाएंगे एक दूसरे से। तो वैसे ही इसके अंदर है कि रिलेटिव स्पीड जो है इसकी 15 आई। ठीक है, अब 15 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने ये बोल रखा है कि 10 सेकंड में क्रॉस कर लेता है उस बंदे को। ठीक है, तो 10 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, इसका मतलब क्या है, एंड पास अ मैन हु इज रनिंग एट द स्पीड। ठीक है, ठीक है, तो 10 सेकंड में क्रॉस कर लेता है तो इंटू 10 कर देता है, तो यहाँ पे 150 हमारी जो थी वो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ आ गई। तो अगर टोटल लेंथ हमारे पास में कितनी आई थी, टोटल लेंथ 440 मीटर, इसमें से 150 आप निकाल दो तो अपने पास में कितनी बची, 290। तो 290 किसकी हो जाएगी, ब्रिज की लेंथ। ओके, सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो मेरे को इसमें समझाने में आपको टाइम लगा, बट अब मैं एक्चुअल में जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये मेरा अर्थमेटिक का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को लग रहा है जो सही बन सकता है वो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको भी कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि कई बच्चों को ना इन क्वेश्चन से डर लगता है, यार पता नहीं कैसे होंगे, किस तरीके से इनको करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले लेते हैं मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है अपनों को। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, जिसने पेरीमीटर जो दे रखा है रेक्टेंगल का वो स्क्वायर के एरिया के बराबर दे रखा है, कोई बात नहीं। तो इसका लेंथ और ब्रेथ अगर अपन को रेक्टेंगल की दे रखी है तो अपने पास में टोटल पैरामीटर कितना आ जाएगा, टोटल पैरामीटर अगर अपन देखेंगे रेक्टेंगल का तो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 12 24 और 40, तो यहाँ पे 64 मीटर्स जो है वो हमारे पास में टोटल पैरामीटर आ गया। अभी बोल रहा है कि ये स्क्वायर का एरिया है, तो स्क्वायर का एरिया है मतलब स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई, साइड की वैल्यू हमारे पास में आ गई 8 मीटर। ओके, सो मेरे पास में आ गया। अब एरिया मेरे को निकालना है, तो ठीक है, मेरे को तो क्या पैरामीटर निकालना है, तो 8 चौके 32 इंटू 4 कर देंगे तो 32 आ जाएगा हमारे पास में। ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल सा बिल्कुल। ठीक है, अब इस पे कॉस्ट प्राइस वाले पे आते हैं। देखो इस तरीके से ना छांट छांट के क्वेश्चन करने होते हैं आपको फटाफट से, कि आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से अभी हो सकता है। हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करने लग जाते हैं अर्थमेटिक में, और एक क्वेश्चन पे अगर हमने 1 मिनट भी खराब कर दिया तो फिर हमें लगता है कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ के जाने का मन नहीं करता हमारा। तो इससे बेटर है कि आप गलती पहले करो ही मत, आप पहले से ही उस क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ लो कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, आपको क्लिक हो जाता है। आप जब ये आदत बनाओगे ना, अभी आपके पास में टाइम है, 11-12 तारीख को पेपर है, मैं रोज आपके साथ में क्लास ले रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड आपको अप्रोच बताऊंगा, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए। आई गारंटी यू कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी साथ में आ जाएगी। अगर आपको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप मेरे साथ साथ में ये वीडियोस देखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हमें आते हैं सारे। अगर हमें आप एक इमेजिन करके देखो कि अगर वही पेपर आपको घर पे आके बैठ के दे दे,
ठीक है। तो आप उसको आराम से इजीली उसको पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर लोगे, बट माजरा ये है कि आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको बैठ के उन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोल रखा है कि मार्क प्राइस अपनों को 16,500 दे रखा है, मोर देन द कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे अपनों को शॉपकीपर 8% का डिस्काउंट देता है टू द कस्टमर इफ इट वुड फेच 3630 मोर देन if the shopkeeper allowed a discount of 8% to the customer, it would fetch 3630 more than if he allowed a discount of 10%. Find the cost price, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ओके ये बोल रहा है कि अगर 8% का डिस्काउंट, जैसे सपोज मेरे पास में x, ये जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, और 16,500 जब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास में मार्क प्राइस बन जाएगी इसकी। ओके, ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस थी, ये मेरे पास में मार्क प्राइस आ गई। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी कस्टमर को 8% का डिस्काउंट देता हूँ, एक जगह पे तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 8% का डिस्काउंट दिया, एक जगह मैंने इसको 10% का डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों की जो बीच का डिफरेंस है ना वो 3630 रुपए की। अगर मैं जब उसको 8% का डिस्काउंट देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास में जो प्रॉफिट बच के आता है वो 3630 रुपए ज्यादा है जब मैं इसको 10% का प्रॉफिट देता हूं, 10% का डिस्काउंट देता हूं। तो आप ये सपोज करके चलिए कि अगर कोई 10 रुपए की चीज है, ठीक है, 100 रुपए की चीज मान के चलो, अगर मैं उसको 8% का डिस्काउंट दे दूं तो मेरे 92 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं उसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो 90 रुपए की पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को जब मैं 8% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरे को 2 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना यहाँ से, यही तो चीज वो बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे इसको 3630 रुपए जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2% की जो वैल्यू आई है मेरे पास में वो 3630 रुपए आई है, ठीक है। तो 1815 रुपए मेरे पास में 1% की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे 18,000, एक सेकेंड, हाँ, 1,81,500 रुपए जो थे वो मेरे पास में एक्चुअल में इसकी मार्क प्राइस थी। अब इसने कॉस्ट प्राइस मेरे से पूछी है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं वापस से बता देता हूँ आपको कि अगर कोई 100 रुपए की चीज़ है, जैसे सपोज ये मेरा मार्क प्राइस है, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये मेरी 80 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी +20 मैंने किया जब मेरी मार्क प्राइस आ गई। अब मैंने एक बंदे को मैंने बोला, शुभम बंदा था, शुभम को मैंने बोला और मैंने एक विनय को बोला। तो मैंने शुभम को बोला कि यार मैं तेरे को 8% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तू 8% का डिस्काउंट ले। नो, वो कह रहा है कि यार मैं उस दोस्त का फलाना का रिश्तेदार हूँ और ऐसे करके, ठीक है यार तू 8% डिस्काउंट ले ले, तू मेरे को 92 रुपये दे दे, 92 रुपीज़ दे दे। फिर विनय आया, विनय कहता और भाई क्या हाल है, कैसा है, एकदम जिगरी यार, जिगरी दोस्त है ना यार, भाई 8% का ही देख ले, तेरे सामने दिया है, मेरे को तो 10% का डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट दे फटाफट दे। देगा नहीं देगा वो तो बात ही नहीं है, 10% का डिस्काउंट चाहिए मतलब चाहिए। तो क्या, ठीक है यार 10% का डिस्काउंट ले ले तू, ठीक है। अब उसको ये 80 रुपए की चीज जो थी वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। अब उसको कितनी बचत हुई यहाँ पे देखो, उसको 12 रुपए की बचत हुई, पर यहाँ पे उसको सिर्फ 10 रुपए की ही बचत हुई, ठीक है। तो बेसिकली यही बात बोलना चाह रहा है कि अगर वो एक कस्टमर को 8% का डिस्काउंट देता है तो वो 3680 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, जबकि अगर किसी कस्टमर को वो 10% का प्रॉफिट डिस्काउंट देता है तो, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे देखी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपनों को क्या देखना है, 81,000 आ गया ना, तो यहाँ पे आप क्या करो कि इसको माइनस कर दो 16,000 को, तो 71 और 71 और 6 करोगे तो 155 आ जाएगा ना, 71 165 आएगा क्या, हाँ 165, 1,65,000 आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी कोई वैसे नहीं है कि मतलब क्योंकि डिस्काउंट जो दे रहे हैं अपन इसी पे दे रहे हैं ना, यहीं पे देखो, यहाँ पे मैंने 8% का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे मैंने इसको 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ये मैंने दिया मेरे को पता कहाँ से चल रहा है कि मैं कितना ज़्यादा फैच कर रहा हूँ, मेरे को कॉस्ट प्राइसेस पता चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने देखा कि यार ठीक है, मेरे पास में 8% का जब मैंने इसको डिस्काउंट दिया और मैंने जब इसको 10% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बन के आया कि 3680 रुपये बन के आया। ओके, अब ये 3680 रुपये का क्या है
कि ये मेरा डिफरेंस आ रहा है कि भाई मेरे का कितना जो है मैं फैच कर पा रहा हूँ एक्स्ट्रा, उसके बेसिस पे। ओके, हाँ, तो आंसर जो अपना आया वो 1,65,000 यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, वोटर्स वाला क्वेश्चन करते हैं कि देयर आर 3 वोटिंग बूथ्स इन अ सिटी, द नंबर ऑफ वोटर्स इन फर्स्ट 2 बूथ्स इज 52% एंड 46% ऑफ द थर्ड बूथ। ठीक है, फर्स्ट 2 बूथ्स में इन्होंने दे रखा है कि भाई इतना, तो कोई बात नहीं, 100 अपन मान लेते हैं कि थर्ड बूथ है। तो फर्स्ट बूथ में जो 2 बूथ्स हैं उनके अंदर एक में 52 है, एक में 46 है, कोई बात नहीं। तो द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द वोटर्स इन द फर्स्ट एंड द सेकंड बूथ इज 7686। ओके सर, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोटर्स इन द थर्ड बूथ, 3 बूथ्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है तो 6 है, 6x का डिफरेंस है ना, जैसे सपोज मैंने x माना है इसको, 100x इसको, ये तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, 7686 ने बोल रखा है कि दोनों डिफरेंस और एक्चुअल में डिफरेंस है कितना, 6x का। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो 62 × 12, 48, 6 8 48, 1281 जो है मेरी x की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं टोटल देखना चाहूँ तो 5 और 4 9, 98, 198x मेरी टोटल वैल्यू आती है और x की वैल्यू मेरे पास में 1281 आ गई है। तो 198 को 1281 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब इसका भी इजी तरीका बताता हूँ आपको, आपको ये पूरा इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 198 को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 200 - 2 कर दो और 1281 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2400 और 2560, 2562, 25,620। ओके, 25,620 ही आएगा ना, या ज़्यादा आ जाएगा, 2,56,200 आ जाएगा, क्योंकि 1281 को 2400 और 8 8 16, 2560, 2562, 2562 और 2, हाँ ठीक है, 2,56,200 आ गया। और माइनस में आपको क्या करना है, 2562। ठीक है, तो ये जब करोगे तो यहाँ पे 56,000 है, 56,000 में से 2,000 माइनस कर दो यार, 2,500 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 54,000, 54,000 और 53,500, 53,438, 53,438, 2,53,438 और इसमें 200 ऐड कर दो तो 638 आ जाएगा। तो 2,53,638 आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपनों को दे रखा है ये एज वाला, ये वाला करते हैं। द एज ऑफ चुटकी इज इक्वल टू द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द भीम एंड द एज ऑफ राजू, एंड द एज ऑफ राजू इज इक्वल, mean proportion of the age of Bhim and the age of Raju, and the age of Raju, and the age of Raju is equal to the third proportion of the age of Chutki and Bhim. ओके, यहाँ पे चुटकी का दे रखा है कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ द एज ऑफ द भीम एंड द एज ऑफ राजू। ठीक है, तो भीम और राजू का डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो ये चुटकी की एज आ गई। अब इसने बोला कि राजू का जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द एज ऑफ चुटकी एंड भीम, तो चुटकी और भीम का जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। अब भीम की एज अगर 27 ईयर है तो हमें भीम राजू चुटकी की प्रेजेंट एज का वो निकालना है। तो भीम की एज हमें कितनी दे रखी है, भीम की एज दे रखी है हमें 27, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे राजू का बता दिया कि भीम और चुटकी मिला के है, डिवाइड बाय 3 है, तो अपन इसी को रख लेते हैं ताकि राजू की जब रख देंगे तो ये भीम और चुटकी में ही आ जाएगा। भीम की वैल्यू अपना को पता है, चुटकी की आ जाएगी। तो भीम जो है वो 27 का है, तो अगर मैं भीम और राजू की वैल्यू भीम प्लस चुटकी डिवाइड बाय 3 करता हूँ और डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये मेरे पास में चुटकी का आ जाएगा। तो 3 भीम 4 भीम एलसीएम लेके करोगे ना, तो 4 भीम प्लस चुटकी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू चुटकी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी क्या, नहीं नहीं पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, ये इसको 6 को यहाँ पे ले जाओ आप, और इसमें से 4 भीम 27 चौके कितना आ जाएगा अपने पास में, 54 108। ठीक है, 108 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास में 5 चुटकी आ गई। तो ये उसमें कैसे आ रहा है, फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है, कुछ गलत ले लिएगा। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द एज ऑफ द चुटकी एंड भीम, थर्ड प्रोपोर्शन ठीक है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ द एज ऑफ द भीम एंड द एज ऑफ राजू, मीन प्रोपोर्शन ऑफ द एज ऑफ द भीम एंड द राजू
ये चुटकी की एज आई और मीन प्रोपोर्शन राजू की अपन ने C+B/3 डाल दी। यहाँ पे 3 बीम अपना चला गया और यहाँ पे बीम 4 बीम और चुटकी यहाँ पे आ गई और यहाँ पे 3 दूनी 6 यहाँ पे बन गया अपना, तो 6 यहाँ पे चला गया 5 और 3 और 1 4 है ना। तो 27 जो अपन एज दे रखी है 27 जो 54, ठीक है 54, तो 54 और 108 ही आएगा, 104 और 108, 108 में तो बन नहीं पा रहा, 5 से तो कटेगा नहीं। चलो ट्राई करते हैं एक बार। चुटकी की अगर 108/5, एक सेकेंड को, क्या पता फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए। अरे यार 108/5 एक बार चुटकी के अपन एज मान के चलते हैं। अब भीम की 27 अपनों को दे दी। अब अगर राजू की देखते हैं तो कितनी आ जाएगी, 108/5 और ये 5 इंटू 27 और यहाँ पे अपने पास में 15, ठीक है। तो 27/5 कितना चला जाएगा यहाँ पे अपने पास में 135, 135 और 108 243/15। ये राजू की आ गई, ये चुटकी की आ गई और ये भीम की आ गई। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया, 3 8 24 81। तो यहाँ पे अपने पास में 27 81 108 आ गया। तो ये बेसिकली कट जाएगा मेरे हिसाब से 1 4 और 3 3 4 1। तो ये किसकी थी, ये तो भीम की थी, ये अपनी चुटकी की थी और ये राजू की थी। तो राजू, इसने क्या पूछा है कि भीम राजू एंड चुटकी, 1 3 एंड 4 ऑप्शन नहीं आ रहा यार। 3 है ना, 1 2 3, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना आंसर सही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कौन सा चूज करें, ये वाला चूज करते हैं। आदित्य इन्वेस्टर 21,000 फॉर 6 months while Shifla invested an amount for the complete year, ठीक है। Now out of the total profit Aditya got 60% and Shifla got remaining amount, find the amount invested by Shifa per month। पर मंथ पूछ रही है वो। आदित्य ने 60% का प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 21,000 रुपए उसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करे, ये आदित्य है। और शिफा ने पूरे साल के लिए जो एक्स अमाउंट थी वो उसने इन्वेस्ट करी। बट जब प्रॉफिट का टाइम आया तो आदित्य 60% प्रॉफिट ले गया। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वो ही प्रॉफिट का रेशो होता है, ये मैं आपको आज बता देता हूं। ये क्लियर सी बात है, इसमें कोई प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो ही आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो भी होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 21,000 इंटू 6 अपॉन एक्स इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60/40 कर देता हूं, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट का परसेंट है। तो 20 दिया 20 दुके और यहाँ पे 6 दूनी 12, ये 2 आ गया है यहाँ पे, और 2 से जब मैं देखूंगा तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से जाएगा तो 7। तो x की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास में 7,000 रुपये आ गई। ओके, अब ये x की वैल्यू 7,000 रुपये आई है, तो हमने 12 महीने को, हर महीने को अपन ने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करें, ये मेरा आंसर हो गया। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। Ron divided his saving into 2 parts and invest one at the bank for 8% simple interest, another 6% simple interest in another bank for another bank for 1 year, ठीक है। If he got a total 21,000 for his saving of 3 lakh rupees, find the ratio in which he divided its savings। अब सिंपल है यार, मतलब इसके अंदर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको फटाफट करना हो तो मिक्सचर एलिगेशन आपको लगाना पड़ता है। मिक्सचर एलिगेशन में आप कैसे लगाओगे कि अगर आपने उसको, अगर देखते पता चल जाना चाहिए आपको कि अगर दो उसने बोल रखा है कि 2 अलग अलग परसेंटेज में उसने डिवाइड कर रखा है और एक प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका आपको रेशो निकालना है कि यार हम किस तरीके से इसको डिवाइड करें, तो उसमें बेसिकली आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, अगर उसको, अब इसमें देखो कैसे करना होता है, जो आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है परसेंटेजेस की आप वो लिख लीजिए। यहां पे वो वैल्यू आती है जो कि आपको फाइनली मिली है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं 12 रुपए की दाल और 20 रुपए की दाल को मिक्स कर देता हूं तो मेरे को एक्चुअल में प्राइस जो है वो कितना मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा जब मैं इसकी क्वांटिटी देखूंगा।
अगर मैंने ये 2 किलो दाल ली और मैंने ये 3 किलो दाल ली है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ तो अब मेरा जो फाइनल प्राइस बनेगा ना इस दाल का मिक्स होने के बाद में वो क्या बनेगा, अगर वो मेरे को पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 × 2 24 करना पड़ेगा, 20 × 3 60 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो 84 डिवाइड बाय 5 जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास में वैल्यू जो है ये मेरी दाल की वैल्यू हो जाएगी कि वो दाल मुझे कितने रुपए में बेचनी है। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट है मिक्सचर एलिगेशन का। बहुत लोग इसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके समझाते हैं या बहुत कंफ्यूजिंग बना देते हैं। इस टॉपिक को भी मैं एक बार कंसिडर कर लूंगा। आपको क्वेश्चंस के थ्रू अगर समझाया जाता है ना तो ज़्यादा इजीली समझ में आता है, क्योंकि आपको पता चल पाता है कि कहाँ कहाँ पे आप उसको मिक्सचर एंड एलिगेशन को या कुछ किसी भी कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड उसमें देख लिया अपन ने कि भाई 8% दे रखा है, 6% दे रखा है एक जगह। अब ये टोटल मिला के अपनों को कितना मिल रहा है, देखो उसने बोला है कि साफ साफ 21,000 रुपए की प्रॉफिट होती है अगर 3 लाख रुपए पे। तो 21,000 रुपए की 3 लाख पे, इसका मतलब 7% प्रॉफिट। देखते पता चल रहा है ना, क्योंकि देख लो आप 21,000 रुपए और 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे करोगे, इसको परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये 7 टाइम ये जा रहा है, ये 3 से आप इसको 300 काट तो 2 2 कट गया तो 7% आ गया ना आपके पास में प्रॉफिट। तो 7% आपके पास में प्रॉफिट आया। ओके, अब 8 और 6 को मिला के अब आपके पास में 7% प्रॉफिट आया। इसका मतलब देखो क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 8 - 7 1 करोगे, यहाँ पे 7 - 6 1 करोगे, तो इक्वली डिवाइड करा है उसने अपनी अमाउंट को। ठीक है, तो 1:1 में उसने इस अमाउंट को डिवाइड करा है। तो कभी भी आपके पास में इस तरह की क्वेश्चंस आ जाए तो आपको इसी तरीके से उसको टैकल करना है। अगर आपके पास में ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, नोन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने रुपीज लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी थी। वैसे ही यहाँ पे जनरली क्या होता है कि नीचे अमाउंट आती है हमारी और ऊपर जो है वो परसेंटेजेस या फिर अपना जो भी रेट है या जो भी है वो आती है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परसेंट ले लिया और यहाँ पे मैंने, क्योंकि इजीली क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना जब मेरे को चीज़ें पता है कि भाई मैं किस तरीके, क्योंकि मैं यहाँ से नीचे से माइनस नहीं कर सकता उसको। अगर मैं 8 6 और यहाँ पे 7 ले लेता तो मैं इस तरीके से उसको नहीं कर सकता। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे आप 8 और 6 रखोगे तो मैंने देखा कि हाँ चलो ठीक है, 8 - 7 1 यही करना होता है इसके अंदर, और 7 - 6 1। इस टॉपिक को पूरा मैं कंसिडर करूंगा एक दिन, आप पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा, बट अभी इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये मेरी तरफ से पूरी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो यार। एंड मैं मतलब कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट हो उतना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप मतलब सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और भी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी होती हैं। तो आज बेसिकली अगर कंक्लूजन निकालें तो हमने क्या किया है, आज कंक्लूजन के तौर पे हमने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी देखी है, हम किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। हमने डीआई में भी देखा कि डीआई में किस तरीके से हमने जिन क्वेश्चंस को ये सोचा था कि इनकी लेंथ की वजह से हम उसको स्किप कर रहे थे, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी निकले, बट एक 2 लाइन का क्वेश्चन था जिसने हमें फंसा दिया। दूसरी चीज़, अर्थमेटिक के अंदर आपका जो टॉपिक स्ट्रांग है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, और सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपके क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड चीज, अर्थमेटिक के अंदर भी आप ये चीज देखिए, आपका फेवरेट टॉपिक है ओके, बट उसके अंदर अगर डेटा बहुत ज्यादा गिवन है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर डेटा दे रखा है तो आप इसको स्किप करने की कोशिश करिए, आप नेक्स्ट टॉपिक में मूव करिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। मेरे साथ में आप इन चीज़ों को अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास में स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम में, मैं वापस से आपको चीज़ बोल रहा हूँ कि आप में से 90% जनों को सारी चीज़ें आती हैं, कैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है, बट फिर भी आप जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि आपको प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं मिल पा रही। तो जब आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, ओके, जब आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तो आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कंट्रीब्यूशन था, एक वीडियो कंट्रीब्यूशन। मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा, आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा जब तक आपका पेपर है। 11-12 तारीख तक जुड़े रहिए इन सेशन से, प्रैक्टिस करते रहिए
और अर्थमेटिक का जितना हो सकता है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जिनका एग्जाम हो गया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एंड जिनका 11-12 का पेपर है, लगे रहो भाई, लगे रहो, फोड़ना है फोड़ना है फोड़ना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब आ गया।